हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स क्लासेस। चलो, आज का हमारा जो आर्टिकल है दैट्स अ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। हमने जो प्रीवियस आर्टिकल करा है उसमें वी हैव लर्नड अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसका हमने एक्सप्रेशन बनाया, बी आई एल साइन थीटा, वेक्टर नोटेशन में आई इंटू एल क्रॉस बी। डायरेक्शन चेक करें हमने राइट हैंड पाम रूल से, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। अब हमारा जो आर्टिकल है वो है कि हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, उनको हमने नियर बाय रखा है, तो वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्शन शो करेंगे, द मैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन देम। ये हमारा आज का आर्टिकल है, हमारा पूरा फोकस इस आर्टिकल पर है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि दो वायर्स हैं, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों को आपस में पास में रखने वाले हैं और पैरेलल रखने वाले हैं। वायर्स पैरेलल हैं। करंट किस तरीके से फ्लो करेगा उसके अंदर हम दो डिविजन्स करेंगे कि केस वन में हम ऐसा बोलने वाले हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दोनों वायर्स में वो एक ही डायरेक्शन में है, सिमिलर डायरेक्शन करंट्स। और केस टू में ऑफ कोर्स दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस बट they are placed parallel to each other in the same plane. So let's place them. Let's bring upon the two set of wires. Let's say this is the first wire and this is the second wire. These are the two wires which are long current carrying wires. So ऐसे बना लेते हैं. These are the long current carrying wires and let's say they are carrying the current in the same direction. तो इसको case one नाम देते हैं and let's assume that the current is in this direction upwards. पहली वायर में करंट की वैल्यू को I1 और दूसरे में I2. नाउ अब हम निकालना चाहते हैं कि सेकेंड वायर पे कितनी फोर्स है पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे हम हमेशा इस तरीके से बातें करते आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज फील्ड को क्रिएट करेगा, सेकेंड उसको एक्सपीरियंस करेगा। इन द सेम आइडिया अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पहली वायर है जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को रीजन में क्रिएट करेगी और जो सेकेंड वायर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी। सो दैट्स अवर आइडिया। तो पहली वायर्स की वजह से सेकेंड वायर की लोकेशन पे दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। सो लेट्स इमेजिन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस एज इक्वल टू डी, द डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। जो फर्स्ट वायर है उसकी वजह से सेकेंड वायर की लोकेशन पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को चेक करते हैं बाय द बायट-सावर्ट्स लॉ। सो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर। यहाँ पे आर कितना है, डी के बराबर है, करेक्ट है। और अगर हम पहली वाली वायर की वजह से देख रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, सो दैट शुड बिकम B1 और करंट कितना हो जाएगा I1। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। सो थंब रूल से आप चेक कर सकते हो कि थंब हमने कहाँ अरेंज करी, अलोंग द करंट, है ना, अलोंग द करंट। और पॉइंट क्योंकि टुवर्ड्स द राइट है तो फिंगर्स को हमने कर्ल करा टुवर्ड्स द राइट, तो द फिंगर्स आर कर्लिंग इनसाइड। अब इनसाइड का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सो वी शुड हैव अ क्रॉस ओवर हियर। सो वी हैव अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पर उस लोकेशन पे तो एक ही वैल्यू ऑफ द फील्ड है ना, और वो कितनी वैल्यू ऑफ द फील्ड है, दैट इज B1। व्हाट इज B1? दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर at the location of the wire 2 due to the current in wire 1, right? That is supposed to be the magnetic field at the location of the wire 2, correct है जी, वेरी गुड। और अब हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड वाली वायर है अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और अब वो क्या करेगी, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी तो उसका एक्सप्रेशन लगेगा। व्हाट इज एक्सप्रेशन? दैट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकेंड वायर बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, पहली वाली वायर की। करंट किसका है, सेकेंड वायर का। लेंथ किसकी, सेकेंड वायर की। सो वी टेक अ स्मॉल लेंथ ओवर हियर। कितनी लेंथ ले रहे हैं, DL2 लिख लेते हैं। दैट्स अ स्मॉल लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, सो दैट्स B1 इंटू I2। BI था तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी, फर्स्ट वायर की। करंट किसका, सेकेंड वायर का। लेंथ किसकी, सेकेंड वायर की। और अब आ जाता है एंगल। एंगल किसके बीच में, द करंट आइडियल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में
तो करंट तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो दैट एंगल इज सपोज टू बी 90। स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर है तो फोर्स को भी स्मॉल लिख लेते हैं, df। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज df2, सिंपल df2 मतलब फोर्स ऑन द सेकेंड वायर अपॉन dl2 पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकेंड वायर पर यूनिट लेंथ। क्योंकि वैसे भी वो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसकी लेंथ तो फाइनाइट है ही नहीं, तो हमें मजबूरन क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फिर फ्यूचर में जितनी भी लेंथ होगी उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो df अपॉन dl दैट बिकम्स b1। अब b1 की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर लेते हैं जो अभी हमने बाइट-सैवर्ट्स लॉ से लिखी है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 अपॉन d एंड इंटू I2। सो वी गेट अवर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स। ये एक्सप्रेशन आ चुका है, पर ये एक्सप्रेशन फोर्स का नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, ये आपने ध्यान रखना है। क्या एक्सप्रेशन है, बहुत सिंपल है, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 अपॉन डी। I1 I2 क्या है, दोनों वायर्स में करंट है, और डी क्या है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन है। लेकिन क्योंकि ये फोर्स की बात हो रही है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा भाई, कहाँ लग रही है फोर्स, तो उसके लिए आप राइट हैंड पाम रूल को यूज कर सकते हैं। सो वेयर आर द फील्ड लाइंस इनसाइड, थंब किधर है, द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट्स परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सो वेयर इज दैट, दैट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर। चेक कर लो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब करंट की तरफ, सो परपेंडिकुलर टू द पाम इनवर्ड्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कितनी है, दैट इज df, दैट्स द df व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन ओवर हियर। तो अब क्या आप इस बात को प्रूव करना चाहेंगे कि जो सेकेंड वाली वायर है उसके ऊपर कहाँ लगेगा? तो नेचुरल सी बात है कि वो टुवर्ड्स द राइट लगेगा, पर फिर भी हम उसको एक बार देख लेते हैं। लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर आइडिया आउट कि कहाँ लगेगा। तो हमने क्या करा, देखना ध्यान से। अब हम क्या करें, इसको तो मैं इक्वेशन 1 बदलाता जाऊँ, 1 इक्वेशन बोल देता हूँ, और अब हम B2 कैलकुलेट करते हैं। B2 मतलब क्या होगा, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट वायर ड्यू टू द करंट इन द वायर 2, रिवर्स। तो रिवर्स के लिए सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं। तो सेकेंड डायग्राम के हिसाब से अब हम करंट इसमें जो है I2, उसकी वजह से इस वायर की लोकेशन पे जहां पे करंट I1 है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। तो पहले तो B2 की वैल्यू लिखनी है, कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 अपॉन डी होगी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी डी के बराबर है। और जब बात आ जाती है डायरेक्शन की, तो फिर से आप चेक करो तो I2 के अलॉन्ग थंब को अरेंज करो और फिर फिंगर्स को कर्ल करो, तो I1 वायर कहां पर है, उसके टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, आउटसाइड। किधर कर्ल हो रही है, आउटसाइड। सो विच मीन्स दैट ओवर हियर द फील्ड इज सपोज टू बी डॉट। कैसी फील्ड आ रही है, डॉट आ रही है। आप एक बार राइट हैंड कर्ल रूल लगा के यहाँ पे चेक कर लें। सो दैट्स अ डॉट फील्ड ओवर देयर, करेक्ट है। अच्छा, करंट कहां पर है, इन द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑफ कोर्स आउटवर्ड्स है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू, सो द फोर्स एक्सपीरियंस क्या लिखूं मैं, df1 लिख लेता हूं, दैट्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट इन द वायर 1। तो ये एलिमेंट ले लेता, उसकी लेंथ को dl1 लिख लेता। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, सेकेंड वायर की, करंट किसका है, इस वाली वायर की, लेंथ किसकी है, इस वाली वायर की, ठीक है ना। That's the force which is getting experienced by the first wire because of the magnetic field produced by the second wire। और एंगल फिर से कितना है, 90 है। दोबारा से देख लो, जो करंट है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। अब इसको अगर हम लिखें df1 अपॉन dl1, सो दैट्स इक्वल टू b2 इंटू I1। कितना आ गया, b2 इंटू I1। अब b2 की वैल्यू प्लेस कर दो। So what is the value for the B2? That is mu naught upon 4 pi into twice of I2 upon D and multiplied by I1. So that works mu naught upon 4 pi twice of I1 I2 upon D। और ये जो वैल्यू है बहुत सिंपल है, B2 into I1, B2 की वैल्यू प्लेस करी, पर जो रिजल्ट बन रहा है वो इसके बराबर है जैसे हमने पहले बनाया था। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 that the force per unit length experienced by the second wire is equal to force per unit length experienced by the first wire। ये मैग्नीट्यूड में बिल्कुल ही सेम आ रहे हैं। अब ये मैग्नीट्यूड की क्या बात आई, डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा।
अब इस वायर पे जो DL1 जो एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन चेक करते हैं, किससे? राइट हैंड पाम रूल से। सो चेक करो, तो फील्ड कहाँ पर है? ऊपर। और थंब कहाँ पे? फील्ड मतलब फिंगर्स ऊपर की तरफ, और थंब कहाँ पे? अलोंग द करंट। सो फोर्स कहाँ पर आ रही है? परपेंडिकुलर टू द पाम। सो किधर आ रही है? टूवर्ड्स द राइट आ रही है। चेक करो, टूवर्ड्स द राइट, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज सपोज टू बी DF। इट एक्सप्लेन्स टू मी दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज आर ऑपोजिट। ऑफकोर्स वो तो होनी थी ना, मतलब यहां पर अगर मैं एलिमेंट ले लूं, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा अचंभा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जैसे हमें लगता है एक्शन रिएक्शन की तरह, ये उस पर लगाएगा वो उस पर लगाएगा, सेम वैल्यू ऑफ द फोर्स है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। हालांकि हम बोल नहीं रहे कि DF1 और DF2 सेम है। वो एक हरकत पे हो सकती है कि अगर DL1 और DL2 सेम हो जाए तो फिर DF1 और DF2 सेम हो जाएगी, पर अगर DL1 लेंथ डिफरेंट है DL2 से, तो फिर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम बोलेंगे। राइट, सो हम कतरा रहे हैं बोलने से न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्रेशन फोर्स का नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का है। क्लियर? राइट, वेरी क्लियर। और corollary क्या है? What is the conclusion of this idea? The conclusion is that the current carrying wires placed next to each other definitely are interacting with each other. आपस में फोर्स लगा रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, और अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, सो दे आर गोइंग टू शो अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। सो द करंट कैरिंग वायर्स, द पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल का मतलब दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दैट इज एन अट्रैक्शन। तो ये मेरा कंक्लूजन क्रिएट हो गया केस 1 का। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट द करंट कैरिंग वायर्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल का दूसरा मतलब ये है दैट इज कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट ईच अदर। What did they do? They attract each other. So दूसरा पहलू भी आएगा कि अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, सो दे आर गोइंग टू रिपल। तो ये देखो, ये मैंने डायग्राम अच्छे से समझा दिया आपको, और ये उसकी समरी है। एज यू कैन सी ओवर देयर कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो चेंज हो रहा था लोकेशंस पे। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आ रहा था? क्रॉस आ रहा था, और यहाँ पे कैसे आ रहा था? डॉट आ रहा था। उसकी वजह से फोर्स के डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑपोजिट थे, करंट के डायरेक्शन सेम थे, इस वजह से फोर्स के डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड दे आर टूवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो द केस 2 इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, क्योंकि हम I1 और I2 की वैल्यू तो बदल नहीं रहे और D भी नहीं चेंज कर रहे। बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज? लेट अस फोकस जस्ट ऑन दैट व्हाट इज गोइंग टू चेंज। सो if I have the case 2 and I have the currents in the opposite direction, तो पहले मैं करंट का डायरेक्शन I1 इधर रखता हूँ और I2 इसमें इस तरफ रख लेता हूँ, तो दैट्स द ओनली चेंज। तो क्या होगा? I1 की वजह से I2 पे जो फील्ड का डायरेक्शन था वो क्रॉस था। क्या था? क्रॉस आ रही थी। दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द करंट I2, और वहां पे जो एलिमेंट हमने लिया दैट इज DL2, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे तो कोई ऐसा नहीं आएगा, तो हम उस एस्पेक्ट पे दोबारा टाइम क्यों लगाएंगे? नहीं लगा रहे, सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान लगा रहे हैं। तो राइट हैंड पाम रूल अगर हम लगाते हैं तो फील्ड लाइन इनसाइड है और करंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स टुवर्ड्स द राइट आ रही है। चेक करके देख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर्स के अलॉन्ग है और थंब जो है वो करंट के अलॉन्ग है, सो फोर्स किधर आ रही है? टुवर्ड्स द राइट आ रही है। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नाउ इज कमिंग टुवर्ड्स द राइट, बाहर की तरफ आ रही है। सो दैट्स योर डायरेक्शन ऑफ द DF नाउ। ऑफ कोर्स DF2 ना, DF2 अपॉन DL2। और अगर हम इस तरफ एलिमेंट लेते हैं तो मेरे को पता है कि डायरेक्शन लेफ्ट साइड आएगी, पर फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहां पे I2 की वजह से देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और I2 की वजह से देखो, पहले I2 मतलब थंब जो है उधर है, लेफ्ट साइड पे फिंगर्स कर्ल करेंगे तो इनसाइड जाएगा। तो I1 की लोकेशन पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आ रही? क्रॉस ही आ रही है, जैसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ओवर है। एंड अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, सो वेयर इज अ फोर्स? सो यू चेक इन द फोर्स नाउ। एक फील्ड का डायरेक्शन अलग से है, ध्यान से देखना, और एक फोर्स का डायरेक्शन अलग से है। तो फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल है, तो फील्ड लाइंस किधर है? इनसाइड। थंब कहां पर है? करंट के अलॉन्ग। तो फोर्स कहां पर आ रही है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओवर हियर। So what we have done is we have seen that this is a case 2, and what is a case 2? That we have the anti parallel currents. क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल करंट्स हैं।
तो एंटी पैरेलल करंट्स अगर होंगे, मतलब वायर्स सो पैरेलल ही प्लेस हैं लेकिन उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो सच वायर्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. सो पैरेलल वायर्स हैविंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. और अब क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है. ये कब हो रहा है, दैट इज फॉर द एंटी पैरेलल करंट. सो एंटी पैरेलल करंट्स, करंट मतलब ऐसे लिख दें, द वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. एक ही बात हो जाती है. वेक्टर्स की लैंग्वेज में उसको सिंपल हम एंटी पैरेलल बोल देते हैं, नहीं तो पूरी कथा कहानी लिखनी पड़ती है हमें. सो वायर्स कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर, राइट. सो और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हम पहले देख चुके हैं, और वो एक्सप्रेशन जो है, बेसिकली एक्सप्रेशन जो है दैट इज फॉर डी एफ अपॉन डी एल. ये एक्सप्रेशन है डी एफ बाई डी एल. और जो डी एफ अपॉन डी एल एक्सप्रेशन है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन डी. एज एन एक्सप्रेशन. अब वो चाहे आप डी एफ वन अपॉन डी एल वन लिखो या डी एफ टू अपॉन डी एल टू लिखो, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम. और अगर आपको लेंथ पता चल जाती है, so you can anytime write df as equal to mu naught upon 4 pi into twice of I1 I2 by d and into dl. so नेचुरल सी बात है कि अगर आप dl को डबल कर लेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, dl को 10 टाइम्स कर लेंगे तो df भी 10 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि जो बाकी टर्म है वो दैट्स काइंड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट. म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, जितना करंट फ्लो कर रहा है डीसी करंट है, डी फिक्स डिस्टेंस है. कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेट कर लेंगे एक्सप्रेशन को. अदरवाइज दिस एक्सप्रेशन इज प्लेन एंड सिंपल, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सपोज टू बी दिस वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई डी. सो हमने ऑलरेडी आर्टिकल समझ लिया है, ये उसी के डायग्रामेटिक बिहेवियर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं. कि अगर हम ये वाला केस देख रहे हैं, ये वाला केस देखो, वैसे तो करेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऐसे. अब इसका टॉप व्यू ले लो, क्या ले लो, टॉप व्यू. सेम केस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. सेम करंट कैरिंग वायर्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं तो इनमें दोनों में डॉट करेंट्स दिखते हैं. कैसे करेंट्स दिखते हैं, डॉट करंट, जैसे कि इसमें दिख रहे हैं आपको. ये क्या है, डॉट करंट है, ये क्या है, डॉट करंट. तो आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वाला डायग्राम बनाने में. कि आपने क्या करा, दोनों टॉप व्यू से बना लिए, दोनों क्या है, डॉट करंट है. और अब पहली वाली वायर की वजह से जिसमें करंट I1 है, उसकी वजह से सेकेंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बनानी थी, तो बना लिया आपने. सो डॉट की वजह से कर्ल कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना ली, तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. और I2 के लोकेशन पे टेंजेंट की तरह आएगी, तो ये टेंजेंट की तरह आ गई. दैट इज सपोज टू बी द B1 डायरेक्शन. और अब फोर्स का डायरेक्शन आप चेक कर लो, बहुत आसान होगा. B1 इधर और करंट किधर है, ऊपर. B1 फील्ड फिंगर्स के डायरेक्शन में, डॉट करंट है मतलब ऊपर. सो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो वेयर इज अ फोर्स, परपेंडिकुलर टू द पाम इनवर्स. सो परपेंडिकुलर टू द पाम इनवर्स से डायरेक्शन आ जाता है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो वी आर प्रीटी श्योर कि ये जो वायर्स थी वो आपस में क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी. तो इस तरीके से भी आप डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. अब किसी भी व्यू से करिए, आपका 3D व्यू है, उससे हमने पहले डायग्राम से डायरेक्शन को चेक कर लिया. चाहे आप ऐसे शो कर लीजिए या आप टॉप व्यू से चेक कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, दोनों ही चलेंगे. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. सो व्हाट इज अ कंक्लूजन फाइनली फ्रॉम द आर्टिकल राइट नाउ, कि अगर दो वायर्स हैं, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में करंट है, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन. बहुत आराम से, ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. इट सेज there is a rectangular loop carrying a current I is placed near a long straight wire such that a wire is parallel to one of the sides, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है. डायग्राम में क्या शो कर रहा है कि आपके पास एक लूप है, पूरा का पूरा. लूप का नाम दे दें, बिल्कुल नाम देते हैं. लेट्स से दिस इज PQRS, ये लूप है. इस लूप को आपने सेम प्लेन में, एग्जैक्टली इन द सेम प्लेन, वायर के नेक्स्ट प्लेस कर दिया है. करेक्ट है, रख दिया. अब आपको ये बताना है कि जो लूप है इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट फ्रॉम द वायर या फिर वो वायर को रिपेल करेगा, ये आपने बताना है. सो बहुत इजी तरीका है समझाने का, सुनिएगा ध्यान से. तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक एक एलिमेंट पे, एक एक पार्ट पे चेक करना है कि फोर्स किधर है. ठीक है. सो अब देखो, PS वायर को देखोगे, PS वायर का स्टेटस और जो गिवन करंट है उसका स्टेटस, दोनों वायर्स में, PS में और इसमें
करंट का डायरेक्शन सेम है, इसमें और इस वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम आ रहा है, सो व्हाट डज अ वायर डू, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स द लेफ्ट लगेगी, उसको F1 लिख देते हैं। ओके, और अब क्या करो आप, क्यू आर वायर को देखो, किसको, क्यू आर को, और फिर जो गिवन वायर है उसको देखो। इन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है, दिख रहा है ना आपको, ग्रीन वाला जो मैंने शेड किया है, इन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो कहां पर है, ऑपोजिट है। तो अगर वो ऑपोजिट है तो इसका मतलब जो वायर्स है वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा, उसको मैं F2 लिख देता हूं। तो अब ये प्रेटी क्लियर है कि दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वो बहुत आसान है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये D1 और ये D2 फर्क है, और क्योंकि D2 की वैल्यू ज्यादा है तो दूर पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो F2 की वैल्यू जो है वो F1 से कम है। क्लियर है। तो इसका मतलब इन दोनों ब्रांचेस को अगर मैं देख रहा हूँ, इन दोनों सेगमेंट्स को देख रहा हूँ लूप के, तो इनके ऊपर तो नेट फोर्स लेफ्ट को जाती हुई दिख रही है, क्योंकि F2 तो वीक फोर्स है और F1 स्ट्रांग है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट लगेगी। सो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द वायर, यहां से तो इतना ही लग रहा है। और बाकी जो सेगमेंट्स है PQ एंड SR, उसको चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं PQ सेगमेंट के ऊपर यहां पर एक एलिमेंट लूं, तो इसके ऊपर वायर, इस पे फोर्स चेक करूं, तो पहले तो जो गिवन करंट है जो वायर में है, उसकी वजह से जो फील्ड है इस यहां पे इस रीजन में, दैट इज इनसाइड, दैट इज कर्लिंग इनसाइड, मतलब यहां पे क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं फोर्स को चेक करता हूं इस लेंथ पे, इतनी सी लेंथ पे, इस पे करंट टुवर्ड्स द राइट है, तो राइट हैंड पाम रूल लगा लेता हूं, तो फील्ड लाइन से इनसाइड एंड थंब टुवर्ड्स द राइट, तो फोर्स बाहर की तरफ आ रही है। सो फोर्स इज कमिंग ओवर हियर, सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। DF लिख लूं, DF लिख लेता हूं। इस एलिमेंट का यहां से जो डिस्टेंस है, इसको मैं x लिख लेता हूं, x डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, गिवन करंट कैरिंग वायर। और बिल्कुल उसके नीचे एक और एलिमेंट ले लेता हूं, SR वायर पे, RS वायर पे नीचे, उसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, फील्ड तो क्रॉस ही है, टुवर्ड्स द राइट फील्ड है, क्रॉस ही फील्ड है, पर इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है चेक कर लो, दैट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, दैट्स कमिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब DF इस पे इधर आ रही है, यू कैन चेक इट फ्रॉम द राइट हैंड palm rule, field lines by the fingers and the thumb towards the current, so the force is coming down. So what it is showing कि ये वाली DF और ये वाली DF आपस में कैंसिल हो जाएगी, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन द सेम मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस यहाँ से x ही आ रहा है, इस वजह से ये DF और ये DF कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाले सेगमेंट पे और नीचे वाले सेगमेंट पे जो फोर्सेज होंगी वो पेयर में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका मतलब PQ पे फोर्स लगेगी, RS पे भी फोर्स लगेगी, लेकिन ऊपर वाले हर एलिमेंटल सेगमेंट पे और नीचे वाले हर एलिमेंटल सेगमेंट पे फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब PQ और RS पे नेट फोर्स मिला के 0 आ जाएगी। सो व्हाट इज लेफ्ट, द पैरेलल सेगमेंट्स एंड एंटी पैरेलल सेगमेंट, मतलब PS और QR बच गए। तो उस पर हम पहले देख चुके हैं कि F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द नेट फोर्स, दैट बिकम्स इक्वल टू F1 माइनस F2, और वो किधर है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट्स द नेट फोर्स। क्योंकि ऊपर वाली दोनों सेगमेंट्स में तो परपेंडिकुलर जो सेगमेंट्स हैं उनमें तो फोर्स आपस में कैंसिल होगी। सो देयरफॉर दिस लूप इज गोइंग टू अट्रैक्ट, सो द लूप बेसिकली अट्रैक्ट्स द वायर, रिवर्स भी ट्रू है, वायर ऑल्सो अट्रैक्ट्स द लूप, F12 इक्वल टू F21 है, राइट। सो दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम एंड इजिली सॉल्व। और कैसे सॉल्व हुई है, हमने हर एक सेगमेंट में फोर्स को चेक इन करा है, राइट। इजियर पार्ट क्या था इसमें कि जो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से F1 फोर्स बनी, और जो एंटी पैरेलल वाली वायर्स होंगी वो आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। सो सिंपल। सो नाउ इसी आर्टिकल का अगर हम एनालिटिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इट इज अ स्क्वायर लूप ABCD, उसमें करंट I2 है, और जो प्राइमरी करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट की वैल्यू हमें I1 गिवन है। अब हमें इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। सो क्योंकि हम आर्टिकल कर चुके हैं, ये बात हमें समझ में आ गई है कि ये जो सेगमेंट होगा और ये जो सेगमेंट होगा, इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगी, तो इन पार्ट्स ऑफ द लूप पे फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब जो नेट फोर्स आनी है, जो हमने बोला था, दैट इज F1 माइनस F2 आनी है। तो ये वाली फोर्स F1 है और ये वाली फोर्स F2 है, सो दैट शुड बी सिंपली F1 माइनस ऑफ F2, ये लिखना है। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया है। और F1 की वैल्यू कैसे आएगी, सो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने बना रखा है म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 I1 I2 बाई डी।
for the parallel current carrying wires. So the F1 becomes mu naught upon 4 pi into twice of I1 I2 upon D. Upon D, D कितना है L by 2. Separation between the wires, that is L by 2 and into length. Do remember expression जो था that was for force per unit length. That was mu naught by 4 pi twice of I1 I2 upon D. हमने फोर्स लिखनी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना भूलिएगा मत, एक कॉमन मिस्टेक होती है हमारी. तो हमें लेंथ गिवन है, इस वायर की लेंथ कितनी है, दैट इज सपोज टू बी L विच इज गिवन, सो मल्टीप्लाइड बाय L, सो दैट्स F1. अब F2 को चेक कर लें तो F2 तक में ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका L by 2 प्लस L है, दैट बिकम 3L by 2, ये फर्क हो गया. सो दैट्स माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ L by 2. डी की वैल्यू बदल गई है और डी ज़्यादा हो गया है तो इनवर्स बिहेवियर है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. सो F2 इज लेस देन F1 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट. सेगमेंट की लेंथ तो फिर से हमें L ही गिवन है, सो दैट्स मल्टीप्लाइड बाय L. दैट्स इट. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये L एक तो कैंसल्ड है यहाँ से और ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 इंटू 4, यहाँ से फैक्टर आ गया एंड माइनस से 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4 अपॉन 3. So that's 3 into 4, 12. 12 minus 4 is 8. So 8 by 3. So that's 8 by 3 into mu naught upon 4 pi and I1, I2. That becomes our expression of the net force experienced by this loop. So very simply done. Very simply done. And the article is as a conclusion of the force between two parallel current carrying wires. Perpendicular segment भी आए लेकिन उन पे जो फोर्सेस है वो आपस में कैंसिल हो गई. तो बेसिकली आइडिया फिर से प्रिमिटिव हो गया कि हमने क्या देखा, दो वायर्स है जिनमें करंट का डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे और दो वायर्स है जिसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है वो रिपेल करेंगे. सो सिंपल. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड इट्स अनदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम आइडिया कि सेम डायरेक्शन में वायर्स करंट कैरी कर रही हैं तो अट्रैक्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल. तो कितनी बार बता दिया, अब तक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना. नहीं भी होगा तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर पहुंचते तो फिट हो जाएगा. सो ये हमारे पास दो वायर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे. तो नीचे वाली वायर को P बोला हुआ है जिसके अंदर करंट की वैल्यू 50 एम्पियर्स है, मान लो इस डायरेक्शन में. इट इज रिजिडली फिक्स. तो देखो ये रिजिड सपोर्ट्स है जिसकी वजह से उसको फिक्स कर रखा है. एक और वायर है Q. सो दिस इज द वायर Q इज प्लेस डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रखी हुई है. उसका वेट गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर. मजेदार, न्यूटन पर मीटर मतलब mg/L जो गिवन है दैट इज 0.075 न्यूटन पर मीटर. क्लियर, वेट पर यूनिट लेंथ है और इसमें करंट है 25 एम्पियर. सो करंट की वैल्यू गिवन है 25 एम्पियर. डायरेक्शन मेनू पता नहीं, डायरेक्शन नहीं पता है, ढूंढते हैं फिर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर Q, मतलब ये डी निकालना है आपको. सच दैट द वायर Q रिमेन्स सस्पेंडेड. जो ये मिल गया जी मुझे वर्ड. और मैग्नेटिक रिपल्शन, अरे ये भी बता ही दिया कि रिपल्शन हो रही है तभी वो ऊपर वाली क्या कर रही है, सस्पेंडेड है, सूखा है. ये आपकी दोनों वायर्स हैं, है ना. और ऊपर वाले पे नीचे वेट लग रहा होगा, फिर भी वो सस्पेंडेड है. काहे को, कैसे? तो भाई कोई फोर्स लग रही होगी जो वेट को बैलेंस करेगी और उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर होना चाहिए, सेंटर से ऊपर की तरफ. दैट शुड बी द फोर्स, ताकि तो mg को बैलेंस करेगी. और अगर फोर्स ऊपर लग रही है इसका मतलब ये दोनों वायर्स आपस में रिपेल कर रही है. क्लियर है ना, तभी ना. नहीं तो फोर्स अंदर की तरफ लगती है, अगर अट्रैक्ट करती है तो मतलब ये रिपेल कर रही. क्वेश्चन में लिखा भी है मैग्नेटिक रिपल्शन है. अब रिपेल वायर्स कब करती हैं भाई, जब उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है पर हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए. तो इसमें 50 एम्पियर्स ऑफ करंट अगर टुवर्ड्स अ राइट है तो इसमें टुवर्ड्स अ लेफ्ट करंट है और कितना है 25 एम्पियर्स है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. दैट्स इट. तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. तो एफ को mg से इक्वेट कर लो. दैट्स इट. और एफ की वैल्यू कैसे आएगी, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने बनाया है थोड़ी देर पहले. दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन D, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. इनटू लेंथ करना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू यूज द लेंथ, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन बना था वो df/dl था और df अपॉन dl किसके बराबर था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन D. सो हमें फोर्स लिखनी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा.
तो चलो कर लिया, अब नहीं भूले आप, दैट्स इक्वल टू mg। सो बस दैट्स इट, यू कैन सॉल्व इट। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 25 इंटू 50, दोनों वायर्स में जितना करंट है, और डी आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इक्वल टू mg अपॉन एल। एल को नीचे शिफ्ट करिए और mg अपॉन एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.075। सो आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस नाउ। That's 2 into 25, that becomes, yeah, 50 into 2, that becomes 100. And 100 into 10⁻⁷, that will be 10⁻⁵ into 25. And divided by mg by l. So mg by l कितना है, 0.075 is equal to d. So that's 10⁻⁵ into 10⁻³ into 25 upon 75. सही है ना, सही आ रहा है, देखो, is supposed to be equal to d. That's what we are getting. So I think that becomes 25 into 3. So d becomes equal to how much? That is 100 upon 3. That's the value. 10⁻⁵ into 10⁻³ एक बार ही चेक कर लो कैलकुलेशन को। 50 इंटू 2 कितना, 100 है। 100 इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, दैट बिकम 10⁻⁵, एंड इंटू 25, डी हमें निकालना है, एंड इज इक्वल टू mg by l। mg by l की वैल्यू हमें गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर, और उसको हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻⁻3, वही करा मैंने, 10⁻³ ऊपर शिफ्ट कर दिया, सो दैट कम्स 100/3, दैट्स अ वैल्यू फॉर द डी। सो क्वेश्चन इज ओवर एंड डन, कंप्लीटेड। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया है। एक्सप्रेशन ध्यान रखें, ये एक्सप्रेशन है फोर्स का। डायरेक्शन एस्पेक्ट ध्यान रखें, बता चुका हूँ कि सेम डायरेक्शन में करंट दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे आर गोइंग टू रिपेल। क्लियर एंड डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफ का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, आराम से पढ़ते हैं ध्यान से। सो द क्वेश्चन से देयर आर 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस अपार्ट। सो प्लेस करते हैं, ये दोनों वायर्स हैं, एक में करंट की वैल्यू I1 है और दूसरे में करंट की वैल्यू I2 है। सो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस d रखा हुआ है, और इनके बीच की जो फोर्स है वो F। तो F की वैल्यू तो हमें पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन डी एंड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ इफ इट इज गिवन। अगर गिवन हो तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। वो कह रहा है कुछ और, वो कह रहा है द फोर्स बिटवीन देम इज पॉजिटिव व्हेन द वायर्स रिपेल ईच अदर। ओके, अब क्या है कि जो वायर्स जो है वो रिपेल तब करेंगी जब उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर I1 पॉजिटिव है तो I2 नेगेटिव होगा। क्लियर है ना, क्लियर है। इसका मतलब I1 I2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो फोर्स कैसे लगेगी, रिपल्सिव। इस केस में फोर्स कैसे लगेगी, रिपल्सिव लगेगी ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फोर्स रिपल्सिव है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब I1 I2 नेगेटिव है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से जो फोर्स है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब वो वायर्स अट्रैक्ट कर रही है। तो वायर्स कब अट्रैक्ट करेंगी, इस कंडीशन में, जो ऊपर वाली कंडीशन है, जब वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है। मतलब I1 ऊपर है तो I2 भी ऊपर होगा, दोनों डॉट हैं, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो I1 I2 क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन तब फोर्स कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिया हमने, नेगेटिव लिया है। तो क्लियर हो जाता है आपको। देखो एक ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बिकॉज इसके हिसाब से F इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2, तो इंटरसेप्ट भी नहीं है, ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बस ये देखना है कि ग्राफ कहाँ और कैसे बनेगा, तो वो भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम I1 I2 यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, तो इस केस में I1 I2 पॉजिटिव है, केस नंबर 1 में इसमें I1 I2 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये I1 I2 पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव आ रही है। फोर्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब फोर्स तब नेगेटिव है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो इधर बनेगा, बिकॉज द फोर्स इज नेगेटिव एंड I1 I2 इज सपोज टू बी पॉजिटिव। और फिर जो केस नंबर 2 है, जो सेकेंड पार्ट है, उसमें I1 I2 नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो वो भी हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब I1 I2 जो है वो नेगेटिव है तो फोर्स क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ बनेगा। सो दैट्स अवर ग्राफ, दैट्स अवर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ कोर्स, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू I1 I2 है, पर हमें पता चल गया कि ग्राफ कैसे बन रहा है, इस लाइन ऑफ अ नेगेटिव स्लोप बेसिकली। क्लियर भी है, I1 I2 पॉजिटिव है तो F नेगेटिव है, या I1 I2 नेगेटिव है तो F पॉजिटिव है। सो इट्स अ लाइन ऑफ अ बेसिकली नेगेटिव स्लोप,
एंड सो आई थिंक वी आर फिटेड विद द ऑप्शन नंबर डी ओवर। देखो सेम आइडिया से हमने ग्राफ का क्वेश्चन भी बना लिया, बहुत इजीली बन गया, मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल भी बनाया हमने, कॉन्सेप्ट भी बनाया हमने, और हमने ग्राफ्स भी उसके सॉल्व करे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, से देयर आर टू वायर्स व्हिच आर कैरिंग द इक्वल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो दे आर कैरिंग द इक्वल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक इधर और इसमें करंट कितने आए और इसमें भी कितने आए, राइट? वेरी गुड। द वायर एक्सपीरियंसेस द फोर्स एफ ड्यू टू द करंट। तो एक्सप्रेशन लिखे इसका। सो एफ शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आई इंटू आई अपॉन ए, इनके बीच का डिस्टेंस ए गिवन है, एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कोर्स। प्रीटी क्लियर है ना? ये हमारा पहली लाइन की स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंजेस करता है, कहता है वायर्स आर मूव टू द डिस्टेंस a by 2। इसका मतलब उनको क्लोज ले आए। तो नेचुरल सी बात है कि फोर्स की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, है ना? नेचुरल सी बात है। तो हमने क्या करा कि इनको क्लोज ले आए। सो लेट्स ब्रिंग देम क्लोजर। तो वी ब्रॉट देम क्लोजर। डिस्टेंस कितना हो गया, a by 2। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द करंट इन द वायर 1 रिमेन्स द सेम। तो पहली वाली वायर में करंट कितना है, आई ही है। विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ I2, मतलब ऑप्शन तो नहीं है, हमें निकालना है। तो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू हो दैट वुड रिजल्ट इन द सेम फोर्स। तो कह रहा है कि फोर्स को हमने सेम ही रखना है, पर वायर्स को क्लोज रखना है। तो आप सेकेंड वायर में कितना करंट पास करोगे वो बताना है। तो मुश्किल नहीं है, इसमें हम I2 एज्यूम कर लेते हैं करंट। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द फोर्स नाउ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1, वो तो I के बराबर है, इंटू I2 जो आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि a by 2 हो चुका है। सेपरेशन उनके बीच में हमने बदल दी है, लेंथ वो सेम है, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों फोर्सेस सेम है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लो। सो लेट अस इक्वेट, किस बात की देरी है, दोनों को इक्वेट करते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I इंटू आई अपॉन a इंटू एल, ये यहां से आया और इसके बराबर रख लेते हैं क्योंकि फोर्स तो सेम रखनी है। That's equal to mu naught upon 4 pi twice of I into I2 into L upon A by 2. So mu naught upon 4 pi cancel. Twice of I cancel. L and L cancel. A and A cancel. So therefore the I2 value that becomes I upon 2. Simple. मूव मतलब ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी हो सकता था। देखो अगर नीचे सेपरेशन a by 2 करी है तो ऊपर करंट भी I by 2 होगा, तभी 2 और 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्टिव होता तो हम सीधे ही कर सकते थे, सब्जेक्टिव है तो हमने लिख के पूरा प्रॉपर्ली करके देख लिया, पता चल गया कि I2 की वैल्यू I by 2 है, ताकि फोर्स सेम रहे, जबकि हमने डिस्टेंस कम कर दिया। तो फोर्स को फिर वैसे फोर्स बढ़ जानी चाहिए थी, इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, है ना? तो लेकिन हमें फोर्स को इसका मतलब अल्टीमेटली वापस से प्रीवियस वैल्यू पर लाना पड़ा, तो कैसे लाएंगे? तो हम करंट को कम कर देंगे। सो करंट की वैल्यू I by 2 कर दी। डन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन सिमिलर क्वेश्चन है। देयर आर टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। सो दीज आर द टू लॉन्ग कंडक्टर्स जिनके बीच का सेपरेशन d के बराबर है, और इनमें करंट की वैल्यू I1 और I2 के बराबर है। दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 times। अच्छा, तो इसका मतलब पहले इनके बीच में जो फोर्स है वो लिख लेते हैं। इनके बीच की फोर्स है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन D इंटू एल। तो मैं एल भूल नहीं रहा हूँ, आप भी मत भूलिएगा, ठीक है? नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 times। इसका मतलब पहले वाले में करंट हो गया ट्वाइस ऑफ I1, एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स। तो अच्छा, डायरेक्शन भी रिवर्स कर लेते हैं। सो हम इसका डायरेक्शन रिवर्स करके बनाते हैं। सो द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन ओवर, एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3 times। तो डिस्टेंस भी 3D कर दिया, राइट? सो व्हाट इज अ न्यू फोर्स, मतलब सेकेंड वाले करंट के साथ में कोई छेड़ाखानी नहीं करी है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। सो व्हाट इज द न्यू वैल्यू फॉर द फोर्स एफ डैश लिख लेते हैं, इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 इंटू I2। पर क्या माइनस लगाएं? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि इस वाले केस में I1 पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टूवर्ड्स द राइट आता है, दे वुड हैव अट्रैक्टेड ईच अदर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। और इस वाले केस में दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो गया। सो एफ डैश इधर आ गया। सो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव डायरेक्शन है, सो एफ डैश इज नेगेटिव वैल्यू। सो लेट्स ब्रिंग दिस एज अ नेगेटिव वैल्यू, एंड 2I1 I2 अपॉन करंट भी चेंज हो गया ना, सो ट्वाइस ऑफ I1 हो जाएगा, तो वो भी बदल देते हैं।
सो दैट इज ट्वाइस ऑफ I1, करंट की वैल्यू डबल कर दिया, राइट, इनटू I2 को नहीं छेड़ा है, डिस्टेंस चेंज कर दिया, 3D कर दिया। सो वेरी सिंपल है ना। अब इसमें हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो एफ डैश अपॉन एफ शुड बी माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 into twice of I1 into I2 upon 3D, and this whole divided by the original value, that is mu naught upon 4 pi twice of I1 I2 upon D into L। L मत भूलिएगा, ऐसा भूल गया था मैं, आप मत भूलिएगा। L कैंसिल हो गया, ये D और D कैंसिल है, म्यू नॉट बाई 4 पाई पूरा कैंसिल है, 2I1 I2 पूरा कैंसिल है, क्या बच गया जी, दैट इज आई थिंक माइनस ऑफ 2/3। ओह दैट्स इट, मुंह जबानी भी हो सकता है। आपने करंट डबल करा, नीचे सेपरेशन थ्राइस करा, सो 2/3 का फैक्टर आ गया, और क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स करा तो माइनस आ गया। सो देयरफॉर द वैल्यू फॉर द एफ डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2f/3। सो सिंपली डन, सो सिंपली डन, है ना। करंट डबल करा, सेपरेशन 3 टाइम्स, सो 2 का फैक्टर ऊपर, 3 का फैक्टर नीचे, क्योंकि करंट ऊपर आता है और सेपरेशन नीचे आती है, तो 2/3 आ गया। और माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन। चलो, the next one over there. We have the 3 long straight wires A, B and C carrying the current as shown. 3 wires, 2 की जगह 3 आ गई। So find a resultant force on the wire B, B के ऊपर निकालना है। तो ऐसे बना ले डायग्राम, ये क्रॉस करंट, ये क्रॉस करंट और ये क्रॉस करंट, ऐसे बना लेते हैं। इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है D, और इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है D, तीनों में डायरेक्शन और करंट सेम है, देखो ऐसे। और मैं टॉप व्यू से डायग्राम बना लेता हूँ इसको, ठीक है ना। अब मैं किसके ऊपर देखना चाहता हूँ, ऑन द वायर बी, मतलब सेंटर वायर पे। तो सेंटर वायर पे जो फोर्सेस के डायरेक्शन है वो किधर आएंगे, पहले वो देखते हैं। ये वाली वायर बी है, ये वाली ए है और ये वाली सी है। तो बी और सी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, डायरेक्शन और करंट सेम है। तो बी पे सी की वजह से फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगी, दैट्स एफ बी सी। और ए और बी भी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन और करंट सेम है। So the force is acting towards the left over here. What's that force? That is FBA. अब देख लो कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। तो देखो डिस्टेंस तो सेम है, तो सारा मामला करंट के प्रोडक्ट पे आ जाएगा। तो B और C के प्रोडक्ट में करंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 एम्पियर और 3 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। और अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 1 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब FBC इज डेफिनेटली मोर देन FBA। और अगर आपको नेट चेक भी करना है तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बी पे, एफ बी सी माइनस एफ बी ए। वैल्यू अगर चेक करना चाहते हो, सो शुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ 2 into 3 डिवाइडेड बाई डी इंटू एल, एंड माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये 2 और 3 किसमें, इसमें 2 एम्पियर करंट था, इसमें 3 एम्पियर करंट था, तो इनका प्रोडक्ट आ गया। और इस पे करंट कितना है, 1 एम्पियर। सो इंटू 2 into 1 into 3 अपॉन डी इंटू एल, ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। सो कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 into 3 12, 12 माइनस 2 into 3 6, सो 6 आ गया। सो 6 अपॉन डी एंड इंटू एल, दिस इज अ वैल्यू। और ये किधर आ रही है, नेट फोर्स टूवर्ड्स द राइट आ रही है, टूवर्ड्स सी आ रही है, सो दैट इज टूवर्ड्स द सी। वैसे क्वेश्चन ने सिर्फ डायरेक्शन पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज टूवर्ड्स द सी। हमने एक्स्ट्रा वैल्यू भी उसकी ढूंढ ली है, मैंने डी और एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाएगा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर में, क्लियर है ना। तो एफ बाई एल में आ जाएगा। और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो यूनिट में गड़बड़ मत करना, फोर्स पर यूनिट लेंथ में यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर आएगी। अभी फिलहाल ये फोर्स है, दिस इज द वैल्यू फॉर द नेट फोर्स। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। जैसे देयर आर 2 वायर्स, मैं आपको दोबारा बना रहा हूँ वायर, ये वायर है और ये दूसरी वायर है, ये सेकेंड वायर है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, एम लिख देता हूँ। और यहाँ पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है इधर, इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से वो आर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेसिकली। दोनों वायर्स के बीच में एंगल थीटा है, इसमें करंट की वैल्यू I1 है और इसमें I2 है। तो ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर हमें फोर्स एवेल्युएट करना है, इसके ऊपर कितनी फोर्स है वो निकालनी है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, फाइन। तो क्या करना है, सबसे पहले इस लोकेशन पे, अब डायग्राम को सिंपल आउट कर लेते हैं। ये जो वायर है इसमें करंट इधर है और ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है।
है ना, ये जो एलिमेंट है छोटा सा एलिमेंट है तो ऐसे टेढ़ा है, ऐसे रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, आर के बराबर है। तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालें, इट्स नॉट अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कहीं मेंशन नहीं है। तो हमने क्या करा, इन एंड्स को ज्वाइन करा, याद आ गया होगा आपको कि कैसे निकालते हैं। आपको ये एंगल चाहिए होगा, ये दोनों एंगल, है ना। अब ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मिल गया एंगल आपको। अब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, ये एंगल थीटा के वन है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा। तो सिमिलरली ये एंगल भी सेम हो जाएगा सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, तो सेम एंगल आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू B1 लिखे I1 की वजह से, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, तो दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एंड प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। वेरी सिंपल, दोनों एंगल आपके 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब आप फोर्स निकाल लो उसके ऊपर, सेकंड वाली वायर के ऊपर। तो फोर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी सेकंड वाले के ऊपर, तो जितना उसमें करंट है I2 इंटू लेंथ एंड इंटू बी। सो बी कितना B1, करंट किसका सेकंड वायर का, लेंथ किसकी सेकंड वायर की, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, पहली वाली वायर की, पहली वाली वायर की उस लोकेशन पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है, ओके। और एंगल तो चेक करो ना, जो पहली वाली वायर है I1, उसकी वजह से वहां पे फील्ड कैसे आएगी, क्रॉस इनसाइड। तो यहाँ पे फील्ड कैसी है, क्रॉस है, और जो करंट है वो तो इनटू द प्लेन है, इन द प्लेन है। तो I2 इन द प्लेन है और फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो एंगल तो 90 है। सो दैट्स साइन ऑफ 90। दैट्स इट, आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी डन। सो दैट्स I2 इंटू DL, B1 की वैल्यू यहाँ से प्लेस करो। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 कॉस थीटा, दैट शुड बी द रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है इट कैन बी ऑर्गेनाइज एज म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर लो, ऑप्शन क्योंकि उस तरीके से दिख रही है मुझे, तो मैं इसको कैंसिल करके नीचे 2 लिख देता हूँ। सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक 2 को कैंसिल कर दिया यहाँ से, इंटू I1 I2 इंटू DL कॉस थीटा अपॉन आर। ये रिजल्ट मेरा बन रहा है और ये शायद बिल्कुल है मेरे पास, और ये सी ऑप्शन लग रहा है, दैट्स म्यू नॉट बाय 2 पाई R I1 I2 DL कॉस थीटा, बिल्कुल फिट है। चलो, सो देखो मतलब एक ही आइडिया से इतने सारे विभिन्न क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक हमने जो केसेस करे उसमें वायर्स सबसे पहले पैरेलल थी, फिर एंटी पैरेलल होगी, मतलब करंट ऑपोजिट हो गया, फिर अभी हमने इसको एंगल्स पे भी देखा, क्या देखा, एंगल्स पे भी देखा, ठीक है। और अब हम रखना चाहते हैं उनको परपेंडिकुलर। सो आई एम प्लेसिंग दिस वायर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ट्राइंग टू चेक द फोर्स बिटवीन देम। तो देखते हैं, आराम से देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मैं अपने आप रीस्केच कर रहा हूँ। मेरे पास ये 2 वायर्स हैं, दीज आर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स, और इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालना है। दोनों में करंट का कोई डायरेक्शन होगा। मान लेते हैं इसमें इधर है I1 और इसमें इधर है I2, और ये ऑरिजिन है, सेंटर, ठीक है। अब मैंने ध्यान से देखना जो कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्मॉल पार्टिकल ले लेता हूँ टूवर्ड्स द राइट ऑफ द वायर। लेंथ कितनी है, DL ले लेता हूँ, DX ले लूँ, DX कितने डिस्टेंस पे, X से डिस्टेंस पे, करेक्ट। यहाँ पे जो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन देखते हैं। सो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे आएगी, क्रॉस आएगी, क्रॉस। सो द मैग्नेटिक फील्ड ओवर एरिया सपोज टू बी क्रॉस। और बिल्कुल ऐसे ही एक एलिमेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट ले लेते हैं, बिल्कुल सेम, एट द सेम डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, उसकी लेंथ को भी dx रख लेते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल dx रख लिया हमने। ये लेंथ भी कितनी है, dx है। और जो I1 की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वो चेक करो। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कर्लिंग आउटसाइड है, किधर है, कर्लिंग आउटसाइड। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी डॉट। तो राइट साइड पे फील्ड कैसी है, क्रॉस, कर्लिंग इनसाइड, और लेफ्ट साइड पे कर्लिंग आउटसाइड, डॉट, करेक्ट। अब ध्यान से, अब इन दोनों एलिमेंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही है, टुवर्ड्स द राइट। कौन सा करंट, I2, कौन सा करंट है, I2, ध्यान से बनाना है, I2 करंट है, दोनों पे टुवर्ड्स द राइट है। सो ये भी I2 टुवर्ड्स द राइट और इस पे भी I2 टुवर्ड्स द राइट। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, dx लेंथ सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, फोर्स चेक करते हैं डायरेक्शन में, वैल्यू में सेम आएगी क्योंकि dx सेम है, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों का डिस्टेंस x है, दोनों एलिमेंट पे। तो यहां पे जितनी फील्ड आएगी B1,
और यहाँ पे जितनी फील्ड आएगी B1 उसकी वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अलग है तो फोर्स का भी अलग आएगा। किधर आएगा देख लेते हैं। राइट साइड वाले एलिमेंट पे, राइट साइड वाले एलिमेंट है, फील्ड लाइन इनसाइड है, थंब टूवर्ड्स द राइट है, ऐसे देखो थंब टूवर्ड्स द राइट है तो फोर्स ऊपर आ रही है। किधर आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है। सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओवर हियर, डीएफ लगा लो। और माय डियर, और अगर आप लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट पे देखते हो तो उस पर करंट टूवर्ड्स द किधर है? राइट है, पर फील्ड तो इनसाइड है। किधर है? फील्ड तो इनसाइड है और थंब टूवर्ड्स द राइट है, तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन देखो, देखो फील्ड कहां पर है? ऊपर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर आ रही है? डाउनवर्ड की तरफ। किधर आ रही है? डाउनवर्ड। फील्ड लाइन्स ऊपर है, करंट टूवर्ड्स द राइट है, करके देखो आप, फील्ड फोर्स किधर आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज सपोज टू बी हियर। तो ये जो डीएफ और ये डीएफ है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है। तो ऐसे जितने भी पेयर्स लोगे आप, एक टूवर्ड्स द राइट, एक टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे and the force of interaction between them is going to be zero. So, two long perpendicular current carrying wires, repeating again, two long current carrying wires placed in the same plane and they are long. They does not magnetically interact with each other. उनके ऊपर आपस में कोई फोर्स नहीं लगेगी। पैरेलल रखी है तो लगी थी, एंटी पैरेलल रखी है तो लगी थी, एंगल पर रखी है तो लगी थी, परपेंडिकुलर रखी है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। से बार बार बोल रहा हूँ लॉन्ग, मतलब अगर फाइनाइट लेंथ होगी तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये बहुत नॉमिनल सी बात है। देखो अगर मैं क्या करता हूं, जो वायर है दूसरी वाली उसको कंप्लीटली टुवर्ड्स द राइट रख देता हूं, तो अब कैंसिलेशन थोड़ी होगी। फिर कैंसिलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि राइट साइड पे भी पोर्शन ऑफ द वायर है, लेफ्ट साइड पे भी पोर्शन ऑफ द वायर है, और दोनों पे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आपस में कैंसिल करें। अगर वायर सेकेंड वाली फाइनाइट लेंथ की हो जाए, इनफाइनाइट होगी ना, तो फिर अब उसके ऊपर जो फोर्स है वो नॉन जीरो हो जाएगी। सो डू रिमेंबर द स्टेटमेंट ना, दैट इज द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सेम प्लेन। अगर अलग अलग प्लेन में होगी तो भी शायद जीरो नहीं होगी। So each other in the same plane have no interaction, no magnetic interaction। उनके बीच की जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन फोर्स है वो कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। तो स्पेसिफिक केस है ना, जनरलाइज केस नहीं है। अलग अलग प्लेन में रखी होंगी परपेंडिकुलर होने के बाद तो भी फोर्स लगेगी, और अगर सेकेंड वायर फाइनाइट है तो भी उनके बीच में फोर्स लगेगी। सो आइडिया थोड़ा सा हमें समझ में आने लगा है कि हम बेसिकली उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो भी हमने करा, कि ये तो इनफाइनाइट है, ये क्या लॉन्ग वायर है, और जो दूसरी वाली वायर है वो फाइनाइट है। अब इनके बीच में फोर्स चेक करनी है तो कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें गिवन है a और ये डिस्टेंस गिवन है b। तो हमने क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे यूज करना है। करो, उसकी लेंथ कितनी ले लूँ मैं? dx ले लूँ, और उसका डिस्टेंस यहाँ से x ले लेता हूँ, ठीक है, x। अब इस लोकेशन पे पहली वायर की वजह से फील्ड चेक करते हैं। सो फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी इस लोकेशन पे? सो द वैल्यू फॉर द फील्ड दैट इज b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ i1 अपॉन x। ये फील्ड आ गई। अब फोर्स निकाल लेते हैं, और फोर्स का डायरेक्शन देख लो पहले। तो फील्ड लाइन इनसाइड, थंब टुवर्ड्स द राइट, फोर्स इज अप। इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है df ऊपर है, दैट्स द डायरेक्शन df ऑन दिस। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर द df? लिखते हैं फिर। The value for the DF should be equal to, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्रॉस है ना, और करंट कहाँ पर है? टुवर्ड्स द राइट। सो एंगल कितना है? 90। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड करंट इन द प्लेन, तो एंगल 90 है। सो BIL साइन 90 लगेगा। B कौन सी? B1 पहली वाली वायर की वजह से, करंट इस वायर का I2, लेंथ इस वायर की dx इंटू साइन ऑफ 90। एंगल 90 क्यों है बता दिया, करंट I2 इन द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एंगल थीटा 90 है। सो द वैल्यू फॉर द DF इज इक्वल टू, दैट्स B1 की वैल्यू प्लेस करो, दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 अपॉन x एंड इंटू I2 इंटू dx। आई थिंक द क्वेश्चन इज मेड, है ना। अब नेट फोर्स कैसे आएगी? इंटीग्रेट करेंगे। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 कैंसिल कर लेते हैं ऊपर नीचे, इंटू I1 I2
इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अरे हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आ गया, क्यों घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, फाइनाइट वायर है सी से लेके डी तक। तो सी तक की लिमिट कितनी है ए, और डी तक की लिमिट कितनी है ए प्लस बी आ जाएगी। सो लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट ए प्लस बी। So I think that's over. Mu naught upon 2 pi I1 I2, that is log of x, integration dx upon x क्या होता है log x, limits from a to a plus b. So that's equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 into log of a plus b minus of log of a, upper limit minus lower limit. So finally it's mu naught upon 2 pi I1 I2 log of a plus b upon a, that works upon as an expression. So quietly easily done, very easily done. अब मुझसे क्वेश्चन कुछ पूछता है, सुनिएगा ध्यान से, मुझसे क्वेश्चन कुछ पूछता है कि कैन यू डिस्क्राइब द सब्सीक्वेंट मोशन ऑफ द रॉड। मतलब ये फोर्स लगने के बाद, उस इंस्टेंट के बाद जो रॉड है उसका मोशन क्या होगा, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द रॉड। तो अभी जो रॉड है, ध्यान से समझना जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये I1 है और ये I2 है। तो इसमें ना हम एलिमेंट्स लेते हैं यहाँ पे अलग अलग, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और फिर नेक्स्ट एक और एलिमेंट यहाँ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन सब एलिमेंट्स पे वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे x1, ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस x3, ये सारे डिफरेंट हैं। इन तीनों पे जो डीएफ का डायरेक्शन है वो तो मान लो सेम है, ऊपर की तरफ आ रहा था, हमने चेक करा, पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है। तो डायग्राम सही है क्या, गलत है। सही डायग्राम क्या बनेगा, सुनो, सही डायग्राम क्या बनेगा, इस तरीके से। क्या हो रहा है, डीएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, मतलब ये DF1 है, ये DF2 है, ये DF3 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो रही है जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द एलिमेंट्स कम होती जा रही है। तो जो फार एंड वाला एलिमेंट है, मतलब अगर मैं इसको C और D लिख रहा हूं, तो D पे जो फोर्स है वो काफी कम है और C पे फोर्स ज्यादा होगी, है ना। इसका मतलब इस वाले एंड पे जो फोर्स है वो कम है और इस वाले एंड पे ज्यादा है। तो क्या होगा, इसका जो सेंटर है मास है रॉड का, ये COM है, इसके अबाउट नेट टॉर्क लग जाएगी। ये मैं DFC लिख लेता हूं और ये DF एट द पॉइंट D लिख लेता हूं, इस एंड पे और इस एंड पे। तो ये दोनों बराबर फोर्सेस नहीं है, तो सेंटर पे नेट टॉर्क लगेगी। अब देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है ना, फोर्स अलग है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा, लेफ्ट साइड वाली। सो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज लग जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली फोर्स ज्यादा है, वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी। तो इसका मतलब दिस रॉड इज गोइंग टू ट्रांसलेट एंड रोटेट। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि इसको हमने क्या रखा है, फिक्स करके रखा है इस वाली वायर को, पर राइट साइड वाली तो प्लेन में रखी हुई है, जैसे इस प्लेन में यहाँ पे ऐसे ये रखी हुई है वायर ऐसे। तब ये पर्टिकुलर वायर क्या करेगी, व्हाट डिड दिस पर्टिकुलर वायर इज गोइंग टू डू, ये क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। देखो हम क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, सीधी ऊपर जाएगी ऐसे, पर ऐसे नहीं जाएगी सीधी ऊपर। ऐसे क्यों नहीं ऊपर सीधी जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन यही हुआ ना कि आपके पास में इस तरीके से ये दोनों वायर्स रख दी, परपेंडिकुलर रख दी, परपेंडिकुलर ऐसे प्लेस कर दी, और हमें एक्सपेक्ट करें कि ऐसे जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं जाने वाली, ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो कैसे जाएगी, ये साथ में रोटेट भी करेगी ऐसे, ये साथ में रोटेट करेगी। क्यों ऐसे रोटेट करेगी, देखो है ना, ऐसे नहीं जाएगी सीधा परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, साथ में रोटेट करेगी, साथ में रोटेट। रोटेट क्यों हो रहे भाई, टॉर्क भी तो लग रहा है, ओमेगा भी तो आएगी। सो द सबसीक्वेंट मोशन ऑफ दिस रॉड इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वो ऑब्जर्व करना, पहले तो ऐसे थी, अभी इधर हो जाएगी, ऐसे आगे भी जा रही है, क्योंकि देखो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, सो फोर्स इज नॉट जीरो, टॉर्क भी जीरो नहीं है। अगले आर्टिकल में टॉर्क भी आने वाला है, टॉर्क भी जीरो नहीं है, टॉर्क भी लग रहा है, ताकि तो रोटेट कर रही है, क्योंकि सेंटर मास पे नेट टॉर्क आ रहा है, नेट टॉर्क आ रहा है, तो उस पर अल्फा आएगी, ओमेगा आएगी, तो रोटेट करेगा कैसे, क्लॉकवाइज। हाँ देखो सी वाला जो एंड था और डी वाला जो एंड था, तो सी वाले पे फोर्स ज्यादा थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, डी वाले की कम है। So it is going to subsequently keep on rotating and it is going to become like this then after some time, and then finally it is going to be like this.
सो द मोमेंट इट बिकम्स लाइक दिस, अब क्या हो रहा है, इसमें I1 ऐसे था और इसमें जो करंट था पहले किधर था, टू वर्ड्स द राइट, ऐसे जा रहा था I2। सो ऐसे 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 हो गया किधर I2। और अब देखो आप, ये आपकी I1 है और ये आपकी I2 आ गई, और बाकी बीच का डायग्राम भूल जाओ, इसमें I2 इधर है। ओ, अब इनके बीच का कोई डिस्टेंस आ जाएगा, कोई भी x0 रख लो उस समय। अब क्या होगा, ओ इस समय पे दे आर एंटी पैरेलल टू ईच। अब एंटी पैरेलल है तो क्या करेंगे, सिंपल रिपेल करेंगे, अब टॉर्क जीरो हो जाएगी। अब टॉर्क कितनी है, जीरो है, अब टॉर्क नहीं लगेगी। सो क्या होगा, पहले फोर्स भी लगी टॉर्क भी लगी, तो इसको हम बोलेंगे जनरल प्लेन मोशन। क्या बोलेंगे, जनरल प्लेन मोशन, की वो रोटेट भी कर रही है रॉड और ट्रांसलेट भी कर रही है। रोलिंग मत बोलना, क्या बोलते हैं, जनरल प्लेन मोशन। रॉड एक रोलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट्स अ जनरल प्लेन मोशन। और फिर थोड़ी देर के बाद में इट विल अरेंज इटसेल्फ एंटी पैरेलल, तो फिर टॉर्क लगनी बंद होगी, फोर्स तब भी लगेगी। कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द राइट। नाउ दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, सिंपल, बिकॉज दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पुराना वाला आर्टिकल फिर से कायम होकर वापस आ गया। सो ऑल्सो सब्सिक्वेंट मोशन, so the rod experiences a force and torque, therefore it translates as well as rotates. Its motion is a general plane motion, and after some time it arranges itself in an anti-parallel direction with the given wire, and hence since they carry the current in opposite direction, so they repel each other, and now the torque will be zero, right? क्योंकि अब इसके हर एक हिस्से पे फोर्स सेम आएगी, तो सेंटर मास पे टॉर्क जीरो आ जाएगा, COM पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितनी क्लॉकवाइज लगेगी उतनी एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, तो सेंटर पे अल्फा जीरो हो जाएगी। पर फोर्स तो लग रही है, टू राइट लग रही है, तो सेंटर मास पे अब टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, तो नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा। तो अब ये रोटेट नहीं करेगी, इसके बियॉन्ड इट इज सिंपली गोइंग टू ट्रांसलेट। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वायर, वो हमने फिक्स कर रखी थी, मैंने पहले बता दिया। तो क्वेश्चन उसके लिए नहीं था, क्वेश्चन इस वाली वायर के लिए था। क्लियर हो गया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, राइट। सो और क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन चलो और करा देता हूँ, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आई विल लाइक टू जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से है कि मेरे पास एक वायर है और साथ में एक और वायर है, पर उसकी विड्थ है वायर की, तो एक शीट है, काइंड ऑफ अ शीट करंट कैरिंग वायर है, और वायर करंट का डायरेक्शन इधर ही है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट ओवर हियर। अब इनको आपस में इंटरैक्शन निकालनी है, तो बहुत सिंपल है कि हम क्या करेंगे, जो पूरी शीट है, ये पूरी शीट है ना, करंट कैरिंग शीट है, हम इमेजिन करेंगे इट इज मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग वायर्स। तो उसमें से एक वायर हम पिक कर लेंगे, जैसे द सिंगल वायर विच है पिक्ड अप, ओके, और इसमें जितना करंट है वो चेक कर लेंगे, बस हो गया खत्म। फिर दैट्स इट, करंट तो I2 ही है ना, करंट तो कितना है, I2 ही है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस चेक कर लोगे, x मान लो, वैसे लिमिट के तौर पे ये A गिवन है और ये पूरा B गिवन है, करेक्ट है, वेरी गुड। और अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों के बीच में, ये जो पहली वायर है उसमें करंट कितना I1, और जो सेकेंड एलिमेंटल वायर हमने बनाई है, जो एलिमेंटल वायर आपने बनाई है उसकी विड्थ होगी, तो उसकी विड्थ एज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी विड्थ कितनी है, dx मान लेते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ x, इसकी विड्थ कितनी है, dx, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर ही है, कितना करंट है, di, कितना di, फाइन। और अब इनके बीच में फोर्स लिख लेते हैं, सो लेट्स राइट द फोर्स, और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं। सो व्हाट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इट, so what will be the force per unit length, that is df, force per unit length लिख रहे हैं ना, so that will be df upon, वो तो ये आएगा dl, ये जो dl आएगा, ठीक है ना, so df upon dl is equal to mu naught upon 4 pi into twice of I1 into I2, so I1 into di divided by x and into dl, ये आ गया, that's it। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको और एक्सप्रेशन निकालना है, सो प्लीज फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर दिस, कैसे निकालें।
So the df upon dl over there is equal to mu naught upon 4 pi into twice of I1. अब di की वैल्यू ढूंढो कहाँ से आएगी. तो ये जितना करंट था, कितना I2 करंट पूरी लेंथ पर है. कितनी लेंथ पर है? b लेंथ पर है. इस ऑन बी लेंथ या फिर एरिया पर है. अच्छा, पूरे एरिया पर आ रहा है. तो ये जितनी लेंथ है, इस लेंथ को अगर मैं एल एज्यूम कर लूं, फॉर एग्जांपल एल एज्यूम कर लेता हूं, तो ये जो पूरा करंट है वो कितने एरिया पर है? तो करंट डेंसिटी लिख लो. तो दैट इज I2 अपॉन एल इंटू बी, है ना. पूरी शीट पे कितना करंट है? I2. और पूरी शीट का एरिया कितना है? एल इंटू बी. मुझे जितना करंट चाहिए वो कितना है? डी. उसका पूरा कंप्लीट एरिया कितना है? ये पूरी लेंथ कितनी है? एल. और विथ कितनी है? dx. सो एल इंटू डी एक्स, सिंपल. सो एल तो कैंसिल हो गया. So therefore the di value that becomes I2 upon b and into dx. Clear? Okay. So that becomes I2 di की जगह that is I2 upon b and into dx. ये एक्सप्रेशन बन जाता है. अब आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना. So let's integrate this function and find the expression for force per unit length. So on integrating this we get a mu naught upon 4 pi into twice of I1 I2 अपॉन b, और ये नीचे x भी है. सो dx अपॉन x ये रह गया बस इंटीग्रेशन में. सो इंटीग्रेशन बाकी सारी टर्म्स तो बाहर हो गई. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x. इस वाज अ करंट कैरिंग शीट. उस पूरे पे करंट था तो मैंने करंट डेंसिटी यूज करी. सो दैट इज J इक्वल टू टोटल करंट कितना है? I2 अपॉन एरिया कितना है? L इंटू बी इज इक्वल टू जितनी हमने एलिमेंटल वायर ली उसकी विड्थ कितनी है? dx. तो उसका एरिया कितना हो गया? L इंटू डी एक्स. और इसमें करंट कितना है? di. आप इसको करंट पर यूनिट लेंथ से भी लिख सकते हैं, सिंपल. तो इसका मतलब जो पूरी करंट था, पूरा करंट जो था I2 वो कितनी लेंथ पे था? b लेंथ पे. और जो मुझे di चाहिए वो कितनी लेंथ पर है? dx पे. सीधा इससे भी निकाल सकते थे. करंट पर यूनिट लेंथ से सेम वैल्यू आती है di की. अब di की वैल्यू आ गई, फिर हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले में डाल दिया और लिमिट्स लगा देनी है. लिमिट्स कहाँ है? वो a से लेके a प्लस बी, इस एंड तक ना. इन साइड की लिमिट कितनी है? a. और ये पूरी लिमिट कितनी है? a प्लस बी. सो द लिमिट इज फ्रॉम a टू a प्लस बी. सो आई थिंक दैट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं. एंड इनटू I1 I2 अपॉन बी, दैट इज लॉग ऑफ x. और लिमिट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन करा था. दैट इज फ्रॉम a टू a प्लस बी. सो द रिजल्ट वर्क्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन b into log of a plus b minus log of a, and finally we can write the result mu naught upon 2 pi I1 I2 upon b and log of a plus b upon a. That becomes my expression. So mu naught by 2 pi I1 I2 by b में ध्यान रख रहा हूँ, mu naught by 2 pi I1 I2 by b. So mu naught by 2 pi क्या था? देखा ना, mu naught by 2 pi I1 I2 upon b and log of a plus b upon a. सेम रिजल्ट है. अच्छा, तो x निकालना था आपको, फाइंड x. तो x की वैल्यू 2 आ रही है. सो द क्वेश्चन इज ओवर एंड डन. x वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है. Rightfully done, rightfully understood the question. Okay, right. So let me feature upon a very interesting question, a very interesting question for you. And that interesting question is placed like this. What is this particular question? इसके अंदर हमारे पास एक long horizontal wire AB है, which is free to move in a vertical plane and carries a steady current of 20 ampere is in equilibrium. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा है. Over another parallel long wire which is fixed in a horizontal plane. तो वो कहना चाह रहा है कि इस तरीके से हमने अरेंज कर रखा है, इस तरीके से, लाइक दिस. दीज आर द वायर्स व्हिच आर अरेंज लाइक दिस. और हाइट गिवन है उनके बीच में, दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर. एंड कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 30 एम्पियर. से एक में करंट जो है वो 20 एम्पियर, एक में 30 है. तो अगर इसमें 20 एम्पियर इधर है तो इसमें 30 एम्पियर इधर होगा. तभी क्या होगा? ये वायर्स आपस में रिपेल करेंगी और फिर जो ऊपर वाली वायर है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्योंकि एफ जो है उसके एम जी को बैलेंस कर लेगी. ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर अभी करा था. ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे आगे है. It says show that when AB is slightly depressed, it executes SHM and find a period of oscillation.
हमसे फोर्स नहीं पूछी है इस बार, हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा हुआ है। तो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं द वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इज द मास ऑफ द वायर गिवन टू अस? नो। एक्सपेक्टेड है कि हम मास को इवेल्युएट कर लेंगे, दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन। मिल ही जाएगा ना, एफ की वैल्यू तो एम जी के बराबर ही। अब देखो इसको मैं एनालिटिकली सॉल्व करता हूँ पहले, एनालिटिकली। ये दोनों वायर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस एच ले लेना है, ठीक। एक में करंट इधर, एक में करंट इधर, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी और वो जो फोर्स है वो एम जी को बैलेंस करेगी। ये इनिशियल कंडीशन है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, और एफ की वैल्यू कितनी है तो जल्दी से लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2, ठीक लिख रहा हूँ, इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन एच, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है एच, इंटू एल द लेंथ ऑफ द अपर वायर, एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू एम जी। ये मेरी इक्वेशन 1 आ जाती है। अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं क्या करूं, जो ऊपर वाली वायर है उसको हल्का सा डिप्रेस कर दूं, तो लेट मी डू सो करते हैं ऐसा। तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वायर की वो यहाँ पे थी, मैंने क्या करा, उसको हल्का सा डिप्रेस करके उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। यहाँ ये न्यू पोजीशन है, नीचे वाली वायर जहां थी वहीं है, ऊपर वाली वायर को मैंने डिप्रेस करा, कितना, वाई से, कितना शिफ्ट करा, वाई। तो इसका मतलब अब उनके बीच में जो न्यू सेपरेशन है वो चेंज हो गई, कितनी होगी, h माइनस वाई। इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है अब वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सेपरेशन कम, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जो न्यू फोर्स आएगी एफ डैश, वो अब एम जी के बराबर नहीं आएगी, अब वो वैल्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इस वायर की फ्री बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगी ऊपर लगेगी, कहां लगेगी, ऊपर। सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन दिस। और नेट फोर्स आएगी कैसे, दोनों को माइनस करके। दैट पर्टिकुलर नेट फोर्स इज सपोज टू बी इक्वल टू एफ डैश माइनस ऑफ एम जी। और ये क्या बिहेव करेगी, एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेस नीचे कर रहा था, ये नेट फोर्स ऊपर लग रही है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस शोज द नेट रीस्टोरिंग फोर्स। पहले नेट फोर्स देखिए, एफ डैश माइनस एम जी आएगी। एफ डैश क्यों बढ़ के आ रही है, क्योंकि सेपरेशन कम हो गई है वायर की, तो एम जी को एक्सीड कर जाएगी। सो नेट फोर्स कैसे आ गई, एफ डैश माइनस एम जी। माइनस क्यों लगाया हमने, एक्सप्लेनिंग दैट इट इज अ रीस्टोरिंग बिहेवियर, इट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना है। तो एफ डैश की वैल्यू लिखो, एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2, सही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय h माइनस वाई, ये आ जाएगा, सेपरेशन कम होगी ना, h माइनस वाई होगी, एंड इंटू एल, ये न्यू फोर्स आ गई। वेरी गुड। चलो एफ डैश की वैल्यू लिखो, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन h माइनस वाई इंटू एल, एंड माइनस ऑफ एम जी। तो एम जी की वैल्यू यहाँ से डाल दो जो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन थे। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 L बाई एच, पूरी वैल्यू आ जाएगी। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई एच इंटू एल। चलो इसको रिड्यूस करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 L कॉमन है, 1 अपॉन h माइनस वाई माइनस 1 अपॉन h ही आ गया। चलो इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं, सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 इंटू एल इंटू h माइनस h प्लस वाई डिवाइडेड बाय h इंटू h माइनस वाई। और ये जो बाहर माइनस है वो एज इट इज चला आ रहा है, एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स विच वी आर कैलकुलेटिंग। करेक्ट। इसमें h और h कैंसिल हो जाते हैं एलसीएम लेने के बाद ऑफ कोर्स। सो दैट्स माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 इंटू एल इंटू वाई अपॉन h इंटू h माइनस वाई। ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाता है एफ नेट का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इट्स अ स्लाइट डिप्रेशन, स्लाइट डिप्रेशन। सो इफ इट इज अ स्लाइट डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है वो h से काफी कम है। तो जहां पे h और y का कंपैरिजन है, डिनोमिनेटर में, ऊपर तो है नहीं कंपैरिजन जहां पर है, तो h के सामने y कुछ है ही नहीं, तो y को नेग्लेक्ट कर लोगे। सो y नेग्लेक्टेड है। सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर, सो इट इज लेफ्ट ओवर एज एफ नेट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 इंटू एल अपॉन एच स्क्वायर, कितना, अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि ये वाला वाई यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया हमने, है ना, तो इसलिए कितना बन गया, एल अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई। सो ये एक्सप्रेशन, सो इंटू वाई आ रहा है क्लियरली, हैंग कर गया completely hanged out, just a second it will come back। okay, so माइनस साइन हमेशा क्यों लगाते हैं, टू एक्सप्रेस अवर एज अ रीस्टोरिंग फोर्स,
और उसके अलावा हमने फिर नेट फोर्स को चेक इन करा और हमें पता चल रहा है कि नेट फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ओके, सो रिडक्शन करके जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसके अंदर ये एच, एक सेकेंड, दैट इज एच इंटू, जस्ट दिस इज एच इंटू एच, कितना हो गया, एच स्क्वायर हो गया, सो अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि वाई नेग्लेक्ट कर दिया है ना, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय वाई जो कि न्यूमरेटर में। नाउ दिस लुक्स लाइक एन ईजी एक्सप्रेशन, an easy expression where this is equal to f equal to minus k into y. Oh, just like analogous to a spring pendulum. So that is k effective into y. So k effective into y and you can solve this. So वैसे आप पूरा का पूरा लिखना चाहो, so that is m into a, from here m into a is equal to minus of this complete value. अब देखो इसके अंदर मजेदार क्या करने वाले हैं, मजेदार, ध्यान से देखें मजेदार क्या करेंगे। ये देखो इधर ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम m की वैल्यू प्लेस करते हैं, m की वैल्यू f इक्वल टू m है, तो m की वैल्यू कैसे आएगी, m इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन h इंटू एल अपॉन जी, ये आ जाएगी। तो चलो प्लेस करते हैं वैल्यू। चलो पहले तो पूरा लिख दूं मैं इसको एज इट इज, ठीक है ना, और अब क्या करता है, m की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 इंटू I2 एल अपॉन h इंटू जी इज इक्वल टू, इंटू ए भी है, ये m है, इंटू ए, दैट इज माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 एल अपॉन h स्क्वायर इंटू वाई। तो इसमें कुछ कैंसिलेशन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 एल, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 एल, पूरा कैंसिल, ये h भी पूरा कैंसिल। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, a becomes equal to minus of g upon h into y, ये रह गया, that's it, that's minus of g upon h into y. So now we can compare this with the standard SHM equation, minus of omega square into y. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट ऑफ g अपॉन h, करेक्ट। सो टाइम पीरियड कैसे आता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g, और क्वेश्चन डन है, हमें मास की कोई जरूरत नहीं थी। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मजे से गिवन है, इनफैक्ट हमें करंट की वैल्यू भी जबरदस्ती दी हुई है, जरूरत ही नहीं है, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व है। जी की वैल्यू को 10 लूंगा मैं, और एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.01 मीटर, मुझे करंट भी नहीं चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा डेटा गिवन है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 0.01, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटू रूट ऑफ 0.01, कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा, आगे ना, है ना, 0.1 आ जाएगा ना, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01, सो 0.1 आ गया रूट के बाद, एंड डिवाइडेड बाय रूट 10, रूट 10 ऑलमोस्ट पाई होता है, कितना, ऑलमोस्ट पाई होता है, 3.16 होता है, तो ऑलमोस्ट मैं कैंसिल कर दूंगा, सो रूट 10 की जगह पाई लिख के कैंसिल कर दिया, सो 2 इंटू 0.1, 0.2 आ गया, सो 0.2 सेकेंड से सपोज टू बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। बोला था ना मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये मेहनत के बाद में रिजल्ट कितना सूखा आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट h बाई, ये बढ़ियापन है क्वेश्चन का, है ना, ये बढ़ियापन है क्वेश्चन का, वेरी गुड। अभी आप चाहो तो इसको अब एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपना याद रख सकते हो, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 सर्कुलर लूप्स हैं, देयर आर 2 सर्कुलर लूप्स ओवर हियर एंड दे आर पैरेलल, कोएक्सियल एंड ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट, ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट मतलब एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, मतलब उनके बीच में सेपरेशन है, उनके बीच के सेपरेशन गिवन है 1 मिलीमीटर, मैं उसको डी लिख लेता हूँ 1 मिलीमीटर, और ईच लूप का रेडियस गिवन है, दोनों का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ऊपर वाले लूप में I1 ले लेते हैं, 140 एम्पियर करंट है, नीचे वाले में भी 140 एम्पियर करंट है I2, पर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्या बात है। सो कायदा क्या कह रहा है कि मेरे पास ना एक तो ऊपर ये लूप है और फिर इसके नीचे एक और लूप है, ये 2 लूप्स है, अब दोनों में करंट ऑपोजिट है, देखना ध्यान से मैं जो करने वाला हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया और यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, एक में करंट राइट को है, एक में करंट लेफ्ट को है, क्या होगा अगर एक में राइट को एक में लेफ्ट को, और क्योंकि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एक में राइट को एक में लेफ्ट को दिख रहा है यहाँ पे, सो दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, aren't they looking parallel, oh they are looking anti parallel, so they are going to repel each other, they are going to repel each other, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगी, ऊपर वाले लूप पे, कहाँ लगी, ऊपर की तरफ, कितने DF, तो ऐसे ही सब जगह होगा, सब जगह मतलब यहाँ देखो, यहाँ भी तो ऐसे पेयर देखेंगे आप, इसमें भी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा,
क्योंकि दोनों लूप में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां भी दिखेगा ऐसा पेयर, इसमें भी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। ऊपर वाले में करंट किधर जा रहा था? ऊपर वाले में करंट जा रहा था, द अपर लूप कैरीज अ क्लॉकवाइज करंट, तो उसमें क्लॉकवाइज जा रहा था, तो क्लॉकवाइज जा रहा था तो इसका मतलब ऐसे जा रहा था करंट, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा था, तो फिर से रिपेल करेंगे इसके ऊपर, फिर से डीएफ ऊपर आएगी, तो ऊपर वाली जो लूप है उसमें हर एक एलिमेंट पे डीएफ ऊपर आएगी, हर एक एलिमेंट। तो सिर्फ ऊपर वाले की फ्री बॉडी बना लें, तो सिर्फ ऊपर वाली की फ्री बॉडी बना लेते हैं। तो ऊपर वाली की जो फ्री बॉडी है उसके हर एक एलिमेंट पे जो डीएफ फोर्स है वो कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है। तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया है ना सब पे। अब सबको ऐड कर लो, तो डीएफ का एक्सप्रेशन लिखो और फिर ऐड कर लो। तो डीएफ का एक्सप्रेशन बता दो। अच्छा वो तो डीएफ अपॉन डीएल आता है। अच्छा डीएफ अपॉन डीएल बता दो फिर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन डी। अच्छा इनके बीच का जो सेपरेशन था वो डी हो गया। तो ये छोटे छोटे जो दो वायर्स हैं ये वाली, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों में करंट है ना, एक में इधर था एक में इधर था, बीच का सेपरेशन कितना? डीएल। ये फॉर्मूला जिंदाबाद। हाँ कि ना? बिल्कुल ऐसा है। वेरी गुड, ओके ओके। सो I1 क्या है? वेरिएबल है। नो। I2 नो। डी फिक्स है। अच्छा तो फिर डीएफ कैसे लिखें? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 इंटू I2 अपॉन डी इंटू डीएल। तो सारे डीएल ऐड कर दो, सारे डीएल ऐड कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द नेट फोर्स इक्वल टू, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन डी इंटू डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल किसका पार्ट है सर? इस लूप का। तो उस लूप का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? 2 पाई आर। सो इंटू 2 पाई आर इज द वैल्यू फॉर द फोर्स ऑन द अपर लूप। अब ये जो रिंग बनी, जो लूप बना, इसके ऊपर ये जो नेट फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है? ऊपर लग रही है। ये नेट फोर्स आ गई तो उसके वेट को बैलेंस कर सकती है। सो यू कैन गेट अप द क्वेश्चन दैट इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, सो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट वैल्यू फॉर द एफ विल बी इक्वल टू mg, सो यू विल हैव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन डी इंटू 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू mg, और फिर जो भी मिसिंग होगा वो मिसिंग टर्म हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी दैट व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग, दैट ऊपर वाले लूप का मास गिवन है, देखो गिवन है ना, एंड बोला जा रहा है कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन एज्यूमिंग ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर द फोर्स इन द पार्ट ए एंड द ग्रेविटेशन फोर्स। तो कहना चाहता है कि अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में होते तो वो क्वेश्चन हो जाता। अब वो कह रहे इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप उसकी एक्सेलरेशन निकाल दो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एफ ज़्यादा आ रही है या mg। तो अगर एफ mg से ज़्यादा आएगी तो वो ऊपर एक्सेलरेट करेगा, और अगर mg एफ से ज़्यादा होगी तो फिर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो आपको एफ अलग निकाल के देखना है, mg अलग निकाल के देखना है। तो पहले एफ निकाल के देख लेते हैं कि एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। लेट्स चेक ऑन द वैल्यू फॉर एफ। सो एफ चेक करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हुआ? 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 I2 दैट इज 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन 1 मिलीमीटर गिवन है, दैट इज 10 पावर -3 इंटू 2 पाई आर, सो 2 इंटू 22/7 एंड इंटू द रेडियस। अब रेडियस कितना गिवन था? देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है इंटू 10 सेंटीमीटर, सो दैट इज 10 पावर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 अपॉन 100, सो 10 इंटू 10 पावर -2 ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट। अब देखें कितनी वैल्यू है। सो पहले पावर चेक करना। सो 10 पावर दिस बिकम्स -4, और यहाँ से 10 पावर -1, सो 10 पावर -5, और यहाँ से 10 और यहाँ से 10, सो 10 पावर -3 नेट पावर आ गई। ठीक, चेक कर लो। 10 पावर -7, 10 पावर -2, 10 पावर -9 होनी चाहिए थी, और बाकी 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 10 पावर 3 और 10 पावर 3 नीचे से, तो 10 पावर -3 बच गई। बाकी वैल्यू उसमें 7 इंटू 2 14, ये कैंसिल है। सो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 एंड इंटू 14 ये वैल्यू है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। सो दैट इज 8 इंटू 4 32, 112 इंटू 22 एंड इंटू 10 पावर -3 ये वैल्यू आ रही है। सो उसको कैलकुलेट करें, 112 इंटू 22 कितना हुआ? 224, सही लिख रहा हूँ ना, और 224 सही लिख रहा हूँ, 2464, सो दैट बिकम 2.464 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर द फोर्स अपवर्ड। और बाकी mg चेक कर लेते हैं, मास कितना गिवन है।
सो मास की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 0.0210, सो दैट्स 0.0210 और जी की वैल्यू 910 ले लो, 10 सो इंटू 10, सो दैट इज 0.210 यार। सो डेफिनेटली एफ की वैल्यू एम जी के बराबर है, सो विल हैव एफ माइनस एम जी एज इक्वल टू एम ए, सो आई शुड हैव द फोर्स वैल्यू एट 2.464 minus mg that is 0.2 is equal to 0.021 and into acceleration, so very easily that is 2.264 divided by 0.02 should be the value for the acceleration. You can easily calculate that value for the acceleration, right? So equilibrium का क्वेश्चन होता तो भी हम कर सकते थे F इक्वल टू एम जी करके, पर यहाँ इक्विलिब्रियम का नहीं था, आपको चेक करना था कि एक्सेलरेशन कितनी है। अब ये पता चल गई कि एक्सेलरेशन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट था, सो दे मस्ट रिपेल ईच अदर। तो ऊपर वाले पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, एम जी नीचे थी, सो नेट फोर्स ऊपर आ गई, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम है, ए की वैल्यू क्लियर हो जाती है, राइट। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Say there are two long parallel wires carrying the current of the equal magnitude but in opposite directions. तो ये दोनों वायर्स हैं, ये एक ये वायर गिवन है, एक ये वायर गिवन है, 3D में गिवन है। इसमें जो करंट है इस डायरेक्शन में है और इसमें इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। और इनको हैंग किया हुआ है, देखो इनको हैंग किया हुआ है, कैसे हैंग किया हुआ है उसका डायग्राम पूरा बना के दिया। तो उसके लिए ऊपर से यहाँ से हमने स्ट्रिंग की मदद से इनको हैंग किया हुआ है ऐसे, वी आर हैंगिंग देम विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये सारी स्ट्रिंग्स हैं ऐसे। तो 3D में डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरीके से इनको हैंग किया हुआ है। तो स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगी टी, इधर से भी टी, इधर से भी टेंशन टी और इधर से भी टेंशन टी, जिसकी वजह से इनका वेट बैलेंस होगा, नीचे वेट भी तो लग रहा होगा, और आपस में इनके फोर्स भी होगी, क्योंकि दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल रिपेल ईच अदर आल्सो। तो हमने क्या करें, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया और बोले यहाँ से देखो, तो उसने देखा, तो उसने बताया ये वाली वैल्यू जो करंट है वो उसकी उससे अवे जा रही है, तो यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, और इधर टूवर्ड्स आ रही है तो इस पर डॉट यूज कर लेंगे। तो फ्रंट व्यू से अगर हम इस डायग्राम को क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा सिंपल सा फील होगा कि ये क्रॉस है और ये क्या है, डॉट है। यहां से देख के ये क्रॉस और ये डॉट फ्रंट व्यू से, और बाकी ये सस्पेंशन दिख जाएगी। तो ये टी और ये टी, ये ट्वाइस ऑफ टी इधर और सेम ट्वाइस ऑफ टी इधर, और वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है वो थीटा हो गया, इसकी एम जी नीचे लग रही होगी, और क्योंकि दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दे विल रिपेल ईच अदर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रही होगी अवे फ्रॉम ईच अदर। ये है, अब क्वेश्चन ने पूछा है थीटा की वैल्यू निकाल दो, सो वी कैन फाइंड इट आउट। कैसे, टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। सो लेट्स रिजॉल्व द टेंशन, कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा, और इस तरफ ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। सो हॉरिजॉन्टल में ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर ली, फिर वर्टिकल बैलेंस कर लो, सो ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा दैट बिकम्स इक्वल टू एम जी, और दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1/2। सो डिवाइडिंग ट्वाइस ऑफ टी कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, टैन थीटा, दैट बिकम्स एफ अपॉन एम जी। अब फोर्स की वैल्यू प्लेस कर लो। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द फोर्स, अरे वही तो पूरा लेक्चर था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन द सेपरेशन बिटवीन देम, जितने उनके बीच की सेपरेशन है वो चेक करो कि कितनी है, डी लिख लेते हैं, एंड इनटू द लेंथ, लेंथ मत बोलना, एल से मल्टीप्लाइड होता है, एंड डिवाइडेड बाय एम जी, ये एक्सप्रेशन है। दैट्स इट। सो द वैल्यू फॉर द टैन थीटा, ओह हमें थीटा निकालना है तो टैन इनवर्स करके लिख लो। सो टैन इनवर्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक 2 ऊपर नीचे कैंसिल है, I1 I2 इंटू एल अपॉन डी एम जी, दैट्स इट। अब इंफॉर्मेशन ये सारी है तो ठीक है, कोई मोल्डेड होगी तो वो चेक कर लेंगे। जैसे कि गिवन है, क्या गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। सो मतलब लैम्डा जो है वो आपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना है। सो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो एम बाई एल हो गया, तो ये एम और ये एल इसकी जगह लैम्डा डाल दो। सो द थीटा शुड बी फाइनली रिटन एज टैन इनवर्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी लैम्डा जी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। मास अपॉन लेंथ की जगह बस हमने डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी प्लेस कर दी है।
सो हमें एंगल विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट हो गया, राइट. So with this, I will like to finish up the lecture for today, wind up the lecture for today. Our today's lecture was based upon an idea where we have two current carrying wires which are placed next to each other. जैसे जैसे लेक्चर डेवलप हुआ हमें पता चला कि सिर्फ ऐसा केस नहीं है कि उनको पैरेलल ही रखना है. हमने बहुत सारे केसेस देखे. हाँ, शुरुआत इसी से करी दैट दे वर इनिशियली प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पर उसमें भी दो बातें कर डाली कि अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, और उनमें करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा, पैरेलल रखी हुई है लेकिन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. फिर धीरे धीरे बातें करते हुए हमने देखा कि हमने उनको एंगल पर रखा तो फिर उनके बीच में फोर्स निकाली. फिर हमने देखा कि हमने उनको परपेंडिकुलर रखा, और जब परपेंडिकुलर रखा और लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स को रखा तो पता चला फोर्स है ही नहीं. लेकिन फिर हमने सेकेंड वायर को फाइनाइट करा तो फिर जाके उनके बीच में फोर्स देखी. फिर वो जो सेकेंड फाइनाइट वायर थी उसका सब्सीक्वेंट मोशन देखा तो देखा कि वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही थी, लेकिन बाद में जाके वो एंटी पैरेलल सेट हो जाती है और फिर वो आपस में रिपेल करती हैं. तो सब्सीक्वेंट मोशन, पहले जनरल प्लेन मोशन हुआ, रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों, और फिर थोड़ी देर के बाद में प्योर लीनियर मोशन बन गया. फोर्स लग रही थी, बाद में टॉर्क जीरो हो गई. इनिशियली फोर्स भी लग रही थी, टॉर्क भी लग रही थी. फिर हमने अपने कॉन्सेप्ट को और एलिवेट करा और हमने एक वायर और एक पूरी शीट ऑफ करंट के बीच में फोर्स को भी इवैल्यूएट कर लिया. हाँ, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा, कोई बात नहीं, पर वो भी हमने इवैल्यूएट कर लिया. फिर हमने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखा कि हमने एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर प्लेस करा तो क्या हुआ, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ऊपर वाली वायर क्या होगी, स्टैटिक होगी, इक्विलिब्रियम में आ गई. फिर हमने उसको हल्का सा डिप्रेस करके देखा तो पता चला वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी क्योंकि वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ गई, क्योंकि सेपरेशन कम करने से फोर्स बढ़ गई और फोर्स mg से ज्यादा होगी. डिप्रेस नीचे करा था, फोर्स ऊपर लगी तो ऑसिलेट करा. उस ऑसिलेशन को हमने SHM बना के उसका टाइम पीरियड भी निकाल दिया, राइट. सो दिस इज हाउ वी प्रोसीडेड अवर लेक्चर फ्रॉम अ टाइनी कॉन्सेप्ट. पर कॉन्सेप्ट टाइनी है पर एप्लीकेशन मैग्नानिमस है. आर्टिकल क्या है, फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल रखी हैं, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्ट, पैरेलल रखी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, दे आर गोइंग टू रिपेल. सिंपल. परपेंडिकुलर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स है, कोई फोर्स नहीं लगेगी. हाँ, साइड में रखी है इन द सेम प्लेन तो फिर लगेगी, पर ये रोटेट भी करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी. विद दैट नोट, विद द समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर, आई विल लाइक टू टेक अ लीव फ्रॉम यू. प्लीज इस लेक्चर को दोबारा से अपने आप करना, एक एक नोट्स बनाना, आराम से प्ले पॉज करके आराम से नोट्स बनाना, एक एक करके एक एक क्वेश्चन दोबारा से करना, ताकि एक एक क्वेश्चन आपसे खुद बने. ये मैंने बनाए आपके लिए. आप एक एक डायग्राम को खुद बनाइए, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, समय लगाइए इस आर्टिकल के ऊपर. ओके, फिर हम दोबारा मिलेंगे. हैव अ नाइस डे. बाय एवरीवन. बाय.